Hello students, welcome to this online lecture series of refrigeration and air conditioning. Today we are going to discuss about the evaporators. Evaporator is the one of the most important component of our refrigeration system. As you know, you will get the refrigeration effect in the evaporator. जो हमें refrigeration effect मिलता है वो हमारा कहाँ पे मिलता है, हमें evaporator में मिलता है। तो आज हम evaporator के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और evaporator के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ evaporator डिस्कस करेंगे, जिसमें हर तरीके का evaporator जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको तीन डायग्राम दिख रहे होंगे। एक डायग्राम ये है, नंबर 1 बोल देते हैं इसे, ये डायग्राम दूसरा है और ये डायग्राम तीसरा है, ठीक है। आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इस लेक्चर के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो एवापोरेटर यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, इन डायग्राम्स को आपको बताना है कि इन डायग्राम्स में ये कौन सा एवापोरेटर है, ठीक है, ये तीनों कौन से एवापोरेटर हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो एवापोरेटर, ठीक है, तो एवापोरेटर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंक्शन के बारे में, एवापोरेटर का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए एवापोरेटर का जो फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ एवापोरेटर इज टू कूल द सराउंडिंग लोकेशन और मीडियम फ्रॉम एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एवापोरेटर आपका जहां पे जनरली होता है वो क्या करता है, सराउंडिंग मीडियम से हीट ले लेता है और उससे सराउंडिंग क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एवापोरेटर की, तो देखिए मान लीजिए आपका ये एवापोरेटर है और ये कोई सराउंडिंग है, ठीक है, जहां पे आपने इस एवापोरेटर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका इनलेट होगा और इनलेट पे आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो यहाँ पे एंटर होगा। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल एंटर हियर, ठीक है, ये आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से एंटर होगा और यहां से जो आपका बाहर आएगा, दिस विल बी द वेपर रेफ्रिजरेंट, ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये क्या करेगा, सराउंडिंग की जो हीट होगी, दैट मींस अगर ये मैं बोलूं ये सराउंडिंग है, तो इस सराउंडिंग की हीट को ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो सराउंडिंग होगा ये ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेफ्रिजरेशन मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेफ्रिजरेशन मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है, देखिए जो फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर है, सॉरी फंक्शन ऑफ एवापोरेटर जो होता है वो क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एवापोरेटर इज टू कूल द सराउंडिंग लोकेशन और मीडियम फ्रॉम एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट लेकर के उसको कूल कर देना, ठीक है, ये काम होता है हमारा एवापोरेटर का, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द हीट ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ एवापोरेटर। एवापोरेटर की हीट ट्रांसफर कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है आपका मटेरियल। मटेरियल मतलब जो आपका एवापोरेटर है वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है। आपका एवापोरेटर जो है स्टील का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका एवापोरेटर स्टील का है तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, एल्युमिनियम का है तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी, सिमिलरली अगर आपका कॉपर का है तो उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग अमोनिया यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मटेरियल जो है आपका सबसे पहले डिसाइड करेगा कि आपके रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद आपका टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एवापोरेटर है जिसका टेम्परेचर मैंने -10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ और ये जो एयर मैं ब्लो कर रहा हूँ मैं ब्लो कर रहा हूँ +30 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो यहाँ पे जो हीट, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगी वो कुछ अलग होगी। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए कि या मैं ये टेम्परेचर घटा देता हूँ या मैं फिर ये वाला टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर ब्लो करूंगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। उस केस में जो एवापोरेटर की कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे भी, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप क्या वेलोसिटी रख रहे हो, रेफ्रिजरेंट अपने जो रेफ्रिजरेंट है उसकी आपकी क्या वेलोसिटी है यहाँ पे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ एवापोरेटर कॉइल, की ये जो आपका एवापोरेटर की आपने कॉइल ली हुई है, ठीक है, जो भी कॉइल ली है उसका जो थिकनेस है उसकी वो कितनी है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड नेक्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का मतलब आपका जो एवापोरेटर है उसकी कितनी कॉइल आपकी कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपका ये लास्ट वाला जो पॉइंट है सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका एवापोरेटर है, ठीक है, तो ये एवापोरेटर है तो ये आपका एयर है, ठीक है। तो जो एयर है जितनी कॉइल्स के कांटेक्ट में आ रही होंगी उस पर डिपेंड करेगी इसकी कैपेसिटी, ठीक है। मान लीजिए एवापोरेटर है, इतनी एयर बस इन कॉइल्स के कांटेक्ट में आ रही है, तो ये जो है सरफेस एरिया हमारा क्या हो गया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया हो गया। सो इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ द एवापोरेटर ऑल्सो, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ एवोपरेटर के बारे में। जो एवोपरेटर होता है उसके जनरली 3 तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है एवोपरेटर को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपका बेयर ट्यूब कॉइल एवोपरेटर, उसके बाद है आपका फिन ट्यूब एवोपरेटर, उसके बाद है आपका प्लेट एवोपरेटर, सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर, सेल एंड कॉइल एवोपरेटर, ट्यूब इन ट्यूब एवोपरेटर, ठीक है। इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो आपका सब डिवीजन है, दूसरा जो आपका डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज यूज। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग भी हमने एवोपरेटर को क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें से आपका फ्लोडेड एवोपरेटर हो सकता है और ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑफ एवोपरेटर हो सकता है। फ्लोडेड एवोपरेटर में हम लोग पूरी तरह से लिक्विड यूज करते हैं, ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर में हम पूरा लिक्विड नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा एवोपरेटर होता है उसमें पूरा लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा उसमें वेपर भी हो जाता है, ठीक है। तो वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं एवोपरेटर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है, फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है। नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब जहां पे आपका फैन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और फोर्स कन्वेक्शन का मतलब जहां पे आप फैन यूज कर रहे हो, फैन के थ्रू आप डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एयर को या जो भी आपका मीडियम जिसको भी कूल करना है, तो वहां पे आपका फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग कंडीशन हो सकता है, फ्रोस्टिंग एवोपरेटर हो सकते हैं, नॉन फ्रोस्टिंग एवोपरेटर हो सकते हैं और डीफ्रोस्टिंग एवोपरेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रोस्टिंग क्या होता है, फ्रोस्टिंग आपका जो एवोपरेटर होता है उसके ऊपर जो आइस जम जाती है उसको हम लोग फ्रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेयर ट्यूब एवोपरेटर की, जो अभी हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका बेयर ट्यूब एवोपरेटर आता है, और बेयर ट्यूब एवोपरेटर में जैसे कि आप देख सकते हो सीधा सीधा एक इस तरीके की कॉइल होती है, इस तरह की कॉइल होती है, ठीक है। और ये जो कॉइल होती है ये आपका मान लीजिए कि ये आपका इनलेट होता है जहां पे आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां से एंटर होगा, ठीक है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल एंटर फ्रॉम दिस साइड एंड द वेपर रेफ्रिजरेंट विल लीव फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। यहां से आपका क्या निकलेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सीधा सीधा एक हम कह सकते हैं कि कॉइल होता है। ये जनरली कम कैपेसिटी ऑफ सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के एवोपरेटर को हम लोग प्राइम सरफेस एवोपरेटर भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल होता है, ऑफर्स रिलेटिवली लिटिल सरफेस एरिया कांटेक्ट एज कंपेयर टू द अदर एवोपरेटर। सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी कम होता है क्योंकि ये बेयर ट्यूब एवोपरेटर होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया काफी कम कांटेक्ट में आता है। लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर द क्रिटिकल पैरामीटर इन दिस एवोपरेटर। लेंथ और डायमीटर क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं इसके, ठीक है। और जनरली इट इज सुटेबल फॉर टेम्परेचर अंडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर अंडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये सुटेबल होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिन टाइप ऑफ एवोपरेटर में। तो फिन टाइप ऑफ एवोपरेटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके फ्रिज के पीछे एक कंडेंसर लगा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का आपका एवोपरेटर अगर है तो उसको हम बोलेंगे फिन टाइप ऑफ एवोपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो आपका कंडेंसर होता है जो फ्रिज के पीछे होता है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर तरीके का अगर आपको हीट एक्सचेंजर दिखता है कहीं पे तो वो आपका कहलाएगा एवोपरेटर, जहां पे एवोपरेशन अगर कहीं हो रहा है और इस तरह का हम हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं तो उसको हम फिन एवोपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो फिन एवोपरेटर में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो एक कॉइल होती है और उसके बाद हम लोग इस तरीके से सीरीज में जो है पैरेलली जो है फिन्स को लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर होता है और यहाँ से आपका वेपर रेफ्रिजरेंट आउट मिलता है, ठीक है। तो ये फिन हम लोग किस लिए लगाते हैं, फिन लगाते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बेयर ट्यूब equipped with the fins, ठीक है, and fins are used to increase the heat transfer rate. It is also known as extended surface evaporator. extended surface evaporator भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेट एवोपरेटर। देखिए प्लेट एवोपरेटर कुछ इस तरीके का होता है, एक प्लेट होता है उसके ऊपर जो कॉइल्स होती है उसको हम वेल्ड कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि दो प्लेट के बीच में ये कॉइल्स जो होती हैं उसको हम प्लेस कर देते हैं। ये आपकी कॉइल्स है, ठीक है, और ये आपके क्या है, प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट में या तो हम कॉइल को वेल्ड कर देंगे या दो प्लेट के बीच में हम इसको प्लेस कर देंगे, तो हम उसको प्लेट एवोपरेटर बोलेंगे। प्लेट एवोपरेटर क्या होगा, देखिए कॉइल्स आर वेल्डेड with the plate either on one side of plate or in between two plates, ठीक है। दो प्लेट्स के बीच में भी वेल्ड कर सकते हो आप, या फिर आप एक प्लेट के ऊपर भी वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। जनरली जो आपका फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है आपके रेफ्रिजरेटर का, अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे इस तरह का जो एवोपरेटर है वो लगा हुआ मिलता है, ठीक है। अगर आप टच करोगे तो आपको उसकी कॉइल्स उभरी हुई दिख जाएंगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में ये यूज होता है। ब्रेवेज कूलर्स जो होते हैं उसमें यूज होता है। आइसक्रीम्स कैबिनेट्स उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन जगह पे यूज होगा, हाउस होल्ड, ब्रेवेज कूलर एंड आइसक्रीम कैबिनेट्स में यूज होते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर। ठीक है, देखिए सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर में जैसा इसका नाम है, ठीक है, एक सेल होगा और उसके अंदर ट्यूब्स होंगी कुछ। ठीक है, तो इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स इनक्लोज इन अ सेल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि ये जो एवोपरेटर होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर का। देखिए ये इस तरीके का एक सेल होता है, दिस इज द सेल। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है, यहाँ से आपका वेपर रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। ठीक है, और जो लिक्विड आपको कूल करना है वो आप यहाँ से डाल रहे हो और यहाँ पे आपको चिल्ड लिक्विड आउट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वाटर को कूल करना है तो जैसे आपने यहाँ से वाटर डाला, आपने गर्म वाटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको चिल्ड वाटर मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि ये एवोपरेटर है, आपको ध्यान रखना है ये एवोपरेटर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे हॉट वाटर या आप नॉर्मल वाटर डालोगे तो यहाँ से आप चिल्ड वाटर ले सकते हो। ठीक है, तो ये जनरली आपका वाटर की कूलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये इसका फिजिकल डायग्राम आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको विजिबल होंगी ये जो ट्यूब्स है, स्ट्रेट ट्यूब्स है। ठीक है, ये विजिबल होंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका वाटर इन करेगा। ठीक है, वाटर आपका यहाँ से इन होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चिल्ड वाटर मिलेगा, चिल्ड वाटर आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एवोपरेटर है वो सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एवोपरेटर पे। सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। ठीक है, तो सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर में देखिए क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं सेल एंड ट्यूब एवोपरेटर के बारे में। और ये आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इट इज यूज जनरली टू चिल द वाटर एंड ब्राइन सोल्यूशन। जनरली इसको वाटर और ब्राइन सोल्यूशन को चिल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर कैपेसिटी ऑफ 2 to 250 TR, 2 से 250 TR तक हम लोग यूज करते हैं इसको। इट इज यूज फॉर 10 to 5000 TR विथ फ्लोटेड सेल एंड ट्यूब। ठीक है, फ्लोटेड सेल एंड ट्यूब के साथ हम इसको 10 to 5000 TR तक भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेल एंड कॉइल एवापोरेटर। सेल एंड कॉइल एवापोरेटर क्या होता है कि दीज आर द ड्राई एक्सपेंशन एवापोरेटर टू चिल द वाटर। वाटर को कूल करने के लिए बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, द कूलिंग कॉइल इज कंटिन्यूअस ट्यूब हैविंग अ सिंगल और डबल स्पायरल। ठीक है, तो जो कूलिंग कॉइल होती है वो आपकी सिंगल या डबल स्पायरल हो सकती है। ठीक है, और एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है। जो सेल हो सकता है वो आपका सेल जो है वो आपका ओपन हो सकता है या सील्ड हो सकता है। ठीक है, जनरली इट इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को ठंडा करने के लिए यूज होता है। ठीक है, द कैपेसिटी इज 2 to 10 TR। कैपेसिटी काफी कम होती है, 2 से 10 TR के बीच होती है। एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज बिलो 5 डिग्री सेंट। नेक्स्ट इज द ट्यूब एंड ट्यूब और डबल ट्यूब एवोपरेटर। ठीक है, जो आपका है ट्यूब इन ट्यूब या डबल ट्यूब एवोपरेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब के अंदर आपको एक दूसरा ट्यूब मिलेगा। जैसे आपको एक सिंगल ट्यूब दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर एक और ट्यूब है। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है वो बेसिकली इसमें बाहर वाले ट्यूब में करता है और अंदर वाले ट्यूब में आपका क्या फ्लो करता है, जो लिक्विड आपको कूल करना है। सो लिक्विड विच इज टू बी कूल्ड विल बी पास थ्रू दिस ट्यूब। ठीक है, और यहां से आपका लिक्विड एंटर करेगा और यहां से आपका जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कूल्ड लिक्विड आपका बाहर निकल जाएगा। जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा ये आउटसाइड वाले ट्यूब में करेगा। ठीक है, सो ये कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब इनसाइड द अदर ट्यूब। ठीक है, लिक्विड टू बी कूल्ड फ्लोज इन द इनर ट्यूब एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द आउटर ट्यूब। रेफ्रिजरेंट बाहर वाले ट्यूब में फ्लो करेगा और लिक्विड जो है वो अंदर वाले ट्यूब में फ्लो करेगा। रिक्वायर मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस चाहिए होता है इसके लिए। एंड इट इज यूज्ड टू कूल वाइन एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। वाइन और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, वाइन इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो मैं इसका आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो ट्यूब इन ट्यूब एवोपरेटर है इसका। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ट्यूब एंड ट्यूब एवोपरेटर का डायग्राम है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें एक ट्यूब है, उसके बाद ये दूसरी ट्यूब है। ठीक है, तो एक ट्यूब के अंदर यहाँ पे दूसरी ट्यूब होती है एंड इट इज नोन एज ट्यूब एंड ट्यूब एवोपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी शेप होती है जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, एक में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, मतलब जो बाहर की ट्यूब होगी इस ट्यूब के अंदर आपका क्या फ्लो करेगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर आपका क्या फ्लो करेगा, जो लिक्विड आपको कूल करना है, लिक्विड टू बी कूल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ट्यूब एंड ट्यूब एवोपरेटर काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड। ठीक है,
तो इसमें आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक फ्लोटेड एवोपरेटर आपका हो सकता है। फ्लोटेड एवोपरेटर क्या होता है, देखिए फ्लोटेड एवोपरेटर का मैं पहले आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका फ्लोटेड एवोपरेटर का डायग्राम है, ठीक है। तो फ्लोटेड एवोपरेटर में आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमारे पास फ्लोट कंट्रोल वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक फ्लोट कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। एक आपका फ्लोट चैम्बर होता है, दिस इज द फ्लोट चैम्बर। ये आपका क्या है, फ्लोट चैम्बर है, फ्लोट चैम्बर, ठीक है। तो ये आपका फ्लोट चैम्बर होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है एक्यूमुलेटर, दिस पार्ट इज द नोन एज एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये आपका एक्यूमुलेटर कहलाता है। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है कि हम यहाँ पे जो लिक्विड होता है और जो वेपर होता है उसको हम सेपरेट करते हैं इस एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और जो वेपर पार्ट होता है उसको हम टू द कंप्रेसर सेंड कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेपर पार्ट यहाँ पे है दैट इज सेंडेड टू द कंप्रेसर, ठीक है। और बैफल यहाँ पे लगा होता है, बैफल का यूज होता है, दिस इज यूज टू अरेस्ट द लिक्विड प्रेजेंट इन द वेपर। जो भी वेपर में कोई लिक्विड प्रेजेंट है तो उसको ये अरेस्ट कर लेता है और फिर ये नीचे आ जाता है हमारा लिक्विड पूरा, ठीक है। तो इस तरह के एवोपरेटर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हो कि जो नीचे है हमारा वो सारा लिक्विड इकट्ठा हो गया, और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो हमारा एवोपरेटर हो उसके इनलेट पे मैक्सिमम अमाउंट का क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इस एवोपरेटर में जो इसके इनलेट पे होता है दैट इज इंटायरली लिक्विड, ये हम इंश्योर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड के वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लिक्विड है ये इस एवोपरेटर में जाता है। उसके बाद इस एवोपरेटर में क्या होता है, एवोपरेशन होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो हमारा एवोपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। देखते हैं कि ये एवोपरेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट लेवल ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज मेंटेन, ठीक है। आपका कांस्टेंट लेवल ऑफ लिक्विड हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। फ्लोट control valve is used as expansion valve which maintains a constant liquid level in the evaporator, ठीक है। फ्लोट कंट्रोल वाल्व एक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा, आप देख सकते हो ये आपका जो है ये आपका फ्लोट कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हम लिक्विड का लेवल है वो इस एवोपरेटर में मेंटेन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू अ लो साइड फ्लोट वाल्व, ठीक है, and then it goes to the accumulator before entering to the evaporator coil। evaporator coil पे जाने से पहले एक बार हम जब एक्सपेंड कर देते हैं इसको फ्लोट वाल्व से, लो साइड फ्लोट वाल्व से, तो उसके बाद ये किस पे जाता है, उसके बाद ये जाता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जो आपका वेपर है और जो लिक्विड है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। देन इट गोज टू द evaporator coil, ठीक है। एक्यूमुलेटर का अगर मैं बताऊं, यहाँ एक्यूमुलेटर अगर आप देखोगे तो एक्यूमुलेटर के दो फंक्शन है, ठीक है। एक्यूमुलेटर सर्व्स द टू पर्पसेस। पहला तो ये एज ए स्टोरिंग टैंक काम करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि इट एक्ट एज स्टोरिंग टैंक फॉर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए स्टोरिंग टैंक की तरह काम करता है। दूसरा है क्या कि इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट लिक्विड लेवल इन द एवोपरेटर एज वेल एज सेपरेट्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द वेपर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। लिक्विड और वेपर रेफ्रिजरेंट को ये अलग करने का काम भी करता है। तो एक तरह से एज ए स्टोरेज भी काम कर रहा है लिक्विड का इस एवोपरेटर के लिए, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या हो रहे हैं, आपस में सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो वेपर है उसको हम किसको डाल रहे हैं, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको कंप्रेसर को डाल रहे हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा था फ्लैश टैंक का जो वर्किंग थी, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे होती है इसकी भी वर्किंग, आप देख सकते हो, ठीक है। और जो वेपर होता है इसके एग्जिट ऑफ एवोपरेटर इज नॉट सुपरहीटेड बट सैचुरेटेड। यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे जो वेपर आपका, यहाँ पे जो वेपर इसके आउटलेट पे होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके आउटलेट पे जो वेपर होगा दैट इज इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, यहाँ पे सुपरहीटेड कंडीशन में नहीं मिलता है हमें वेपर, ठीक है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू एवोपरेटर इज जनरली डन थ्रू ग्रेविटी, ठीक है। जो लिक्विड फ्लो करता है आपका एक्यूमुलेटर से एवोपरेटर में वो करता है ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेट करके रखते हैं कि जो हमारा एक्यूमुलेटर है और जो एवोपरेटर है, एवोपरेटर जनरली नीचे होता है तो थ्रू द ग्रेविटी इट गोज टू द एवोपरेटर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है। केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, केमिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर। सो व्हाट इज द ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर? ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर में क्या होता है, ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है एक ये कह सकते हैं कि लिटिल रेफ्रिजरेंट होता है एज कंपेयर टू द फ्लोटेड एवोपरेटर। फ्लोटेड एवोपरेटर के कंपैरिजन में जो लिक्विड होता है वो इसमें कम होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि
इट इज नॉट ड्राई बट यूजेस लिटिल रेफ्रिजरेंट एज कंपेयर टू द फ्लोटेड एवोपरेटर, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे 1/4 to 1/3 ऑफ एवोपरेटर इज फिल्ड विद द लिक्विड, 1/3 to 1/4 ही हमारा जो एवोपरेटर है वो लिक्विड से फिल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिक्विड इन द एवोपरेटर अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द रेफ्रिजरेटर। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ड्राई एक्सपेंशन एवोपरेटर है ये पूरी तरीके से लोड के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। अगर हमें लोड ज्यादा मिलता है तो ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो इंक्रीज कर देता है, अगर लोड कम मिलता है तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो ये कम कर देता है, ठीक है। The vapor refrigerant coming out from the evaporator, the vapor refrigerant coming out from the evaporator is in superheated region to a limited extent, ठीक है। इसमें जो आपका evaporator से बाहर आता है वेपर, that will be in superheated state, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डायग्राम है, ठीक है, ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑफ एवोपरेटर का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा इनलेट है एवोपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका इन हो रहा है और यहाँ पे आपका जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो बाहर आ रहा होगा। किस स्टेट में होगा? वो सुपर हीटेड स्टेट में होगा, ठीक है। तो सुपर हीटेड स्टेट में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एवोपरेटर होता है वो इनिशियली दैट मींस 1/4 to 1/3 जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिक्विड होता है इस रेफ्रिजरेटर में, सॉरी इस एवोपरेटर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फीडर बल्ब कनेक्टेड होता है जो कि एक तरह से कह सकते हो कि आप फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। और जिस हिसाब से लोड होता है उस हिसाब से ये जो लिक्विड का रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है इसको कंट्रोल किया जाता है इस तरह के एवोपरेटर में, ठीक है। तो अभी जो मैंने फ्लोटेड एवोपरेटर दिखाया उसका मैं आपको फिजिकल डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा, जो फ्लोटेड एवोपरेटर आपको दिखाया था इससे पहले, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे फ्लोटेड एवोपरेटर का डायग्राम, ये देखिए ये आपका फ्लोटेड एवोपरेटर का डायग्राम है। फ्लोटेड एवोपरेटर अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें जो यहाँ पे है ये मैक्सिमम अमाउंट इस एवोपरेटर में क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम होता है फ्लोटेड एवोपरेटर का। और अगर फिजिकल डायग्राम आप इसका देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको जो फिजिकल डायग्राम है वो आपको फ्लोटेड एवोपरेटर का दिखता है, ठीक है। तो जैसा कि शुरुआत जो मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको 3 डायग्राम दिखाए थे तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करके आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एवोपरेटर है, वो नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है और नंबर 3 कौन सा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स ऑल, बेस्ट ऑफ